सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स से जुड़ी जो सबसे एक स्पेशल मैगजीन है जिसका नाम है योजना, जिसके कि सवाल बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि करंट में इसके सवाल आएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब जो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होने लगा है करंट अफेयर के सवाल पूछने का, तो जो वन लाइनर है या फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं वो मैगजीन्स के डीप डीप पॉइंट से उठाए जाते हैं। तो आज हम लेके आए हैं सार संग्रह के रूप में योजना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आपको योजना मैगजीन के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे, ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में हमें मदद मिले और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं हम उनको कवर करते जाएं। तो दोस्तों, हमारा जो आज का पहला आर्टिकल, पहला टॉपिक है वो संपादकीय से हमने लिया है, जो है भविष्य को रोशन करती भारत की ज्ञान विरासत। अगर आप कवर पेज देखेंगे थंबनेल में, तो वो भी इस बार भारतीय ज्ञान विरासत पे ही है। तो देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने के बारे में कौन सा क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। और ये जो पॉइंट है ये था पृथ्वी अपनी धुरी पर। तो जो सवाल है ये काफ़ी एंशियंट इंडिया जैसा लगता है, लेकिन ये इस बार के टॉपिक में आया है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने के बारे में कौन सा क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये विचार आर्यभट्ट ने दिया था। अगर आते हैं कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो इसका जवाब है पाणिनि। देखिए, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ था ये वहां से निकाले गए स्टैटिक एज वेल एज कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको जो आपको करंट से रिलेटेड है, तो आपको दोनों मिला के देखना है। जैसे आयुर्वेद के दो मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। देखिए, जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है ये आयुर्वेद के दो मौलिक ग्रंथ कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून 2014 को से शुरू हुआ था। तो हम 21 जून को आयुर्वेदिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। वहीं आयुष मंत्रालय की अगर बात करें तो आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो 9 नवंबर 2014 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इस बार के आर्टिकल में आया है। शून्य और दशमलव प्रणाली पर अग्रणी कार्य किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था। अगेन आर्यभट्ट ने यह कार्य किया था। पतंजलि के योग सूत्र किस शताब्दी के हैं, ये दूसरी शताब्दी के हैं ईसा पूर्व से। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, देखिए, एक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे आप एम्स कहते हैं, यह है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो आयुर्वेद को डेडिकेटेड है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मानकीकृत और लोकप्रिय बनाना। देखिए, आयुर्वेद हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा से चला आ रहा है, इसका वर्णन वेदों में है, लेकिन वो उतना मानक प्राप्त और लोकप्रिय नहीं है। तो उसको बनाने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की है। हाल ही में भारत में पुरावशेषों की वापसी के लिए किन देशों से उल्लेखनीय सफलता पाई है। देखिए, हमारे देशों के जो पुरातात्विक अवशेष थे, जिन्हें हम पुरावशेष कहते हैं, कई बार क्या होता है कि स्मगलिंग के थ्रू या किसी और माध्यम से ये दूसरे देश चले जाते हैं। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से ये पैक्ट किया है, ये डील किया है कि आप हमें हमारा जो पुरावशेष है वो वापस करेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं। देखिए, ये जो भारतीय ज्ञान प्रणालियों का उत्कृष्टता केंद्र है ये सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में वन लाइनर के रूप में आएगा, और उस टाइम आपको लगेगा कि ये हमारे किसी उस मैगजीन में नहीं है, लेकिन ये देखिए योजना मैगजीन ने कवर किया है। तो आपको ये याद रखना है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। कवर पेज पे आपने भारतीय ज्ञान प्रणाली की विरासत यानी आईकेएस, भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, जो आईकेएस है ना, इंडियन नॉलेज पे बेस्ड है। ये जो आईकेएस है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये इंडियन नॉलेज, इंडियन हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली की ओर सरकार का एक कदम है। आगे आप सवालों में देखेंगे कि इसमें इसका फायदा क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है, समग्र और समावेशी दृष्टिकोण। अब आइए चलते हैं, जब भारतीय ज्ञान की बात हो रही है और वेद की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वेद का संस्कृत में क्या अर्थ है। देखिए, वेद का संस्कृत में अर्थ ज्ञान है। वेद जो है ना वो विद धातु से बना है। खाली चार वेदों का जो अर्थ, वेद का अर्थ है ज्ञान।
चार वेदों में से आयुर्वेद किसके अध्ययन से संबंधित है चिकित्सा? देखिए कभी कभी हमें लगता है कि क्वेश्चंस इतने आसान क्यों पूछे गए हैं। एक्चुअली क्या है, जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो डिराइव हो रहे होते हैं उस टाइम के करंट अफेयर्स के न्यूज से। तो ये सवाल आपको सीधा पूछा जा सकता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत कब हुई थी? तो 3102 ईसा पूर्व। द्वापर युग की अवधि कितने वर्षों तक थी? 8,64,000 वर्ष। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को किस प्रकार प्रलेखित किया गया है? चार वेदों के रूप में, ये आप भी जानते हैं, लेकिन इनमें से तीन को वेद त्रयी कहा गया है। वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ईशावास्योपनिषद में भौतिक ज्ञान को क्या कहा गया है? अविद्या। यानी ये जो भौतिक ज्ञान है इसको ईशावास्योपनिषद में, अब अगर ये उपनिषद के बारे में पूछेगा, क्योंकि देखिए रेगुलर सवाल पूछ पूछ के कठोपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये पूछ के थक गया है आयोग, तो वो आपसे पूछेगा ईशावास्योपनिषद के बारे में भी पूछ सकता है। और ये मैं बात कर रहा हूं स्टेट पीसीएस की। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राजा कुकुदमी और रेवती किस देवता से मिलने गए थे? भगवान ब्रह्मा। मुंडक उपनिषद में विद्या को क्या कहा गया है? देखिए मुंडक उपनिषद में विद्या को पराविद्या कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कहानी किस वैज्ञानिक सिद्धांत से मेल खाती है? अब देखिए यहां पर आपको वो न्यूटन भी दे देगा, आइंस्टीन भी दे देगा। इसका जवाब है आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। चार वर्णों के नाम लक्षद्वीप में क्या थे? कूर्म पुराण के अनुसार। अब देखिए कूर्म पुराण के अनुसार चार वेदों के नाम क्या थे? इनके नाम थे आर्यक, कुरव, विदश और भावी। महाभारत का मूल नाम क्या था? ये कई बार पूछा जा चुका है। इसका नाम था जय संहिता। चरक संहिता चिकित्सा के किन पहलुओं पर चर्चा करती है? विकृति विज्ञान और रोग प्रबंधन। ये आप याद रखेंगे कि चरक संहिता विकृति विज्ञान और रोग प्रबंधन पे चर्चा करती है। सुश्रुत किस सर्जरी के लिए जाने जाते हैं? देखिए सुश्रुत जो है पहले सर्जन थे एंशिएंट इंडिया के, इन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी की थी। महावीर को जैन धर्म का कौन सा तीर्थंकर माना गया है? तो ये 24वां तीर्थंकर माना गया है। वहीं जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र का क्या नाम था? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत था। भारतीय गणितज्ञ बौधायन, देखिए अब ये सीधे आपसे पूछेगा कि भारतीय गणितज्ञ बौधायन किस काल से संबंधित हैं? तो ये 800 से 700 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग की अवधि कितने वर्षों की थी? तो 17,28,000 वर्ष। देखिए होता क्या है, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आर्टिकल आया है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय ज्ञान प्रणाली की उपनिवेशीकरण से मुक्ति, जिसको कहते हैं हम डीकोलोनाइजिंग। तो डीकोलोनाइजिंग द माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है गुगी वा थियोंगो। भारतीय ज्ञान प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए किसने हिमायत की थी? यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए किसने हिमायत की थी? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कपिल कपूर ने। मैकॉले के मिनट ऑन एजुकेशन की घोषणा किस वर्ष की गई? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल जरूर प्रतीत हो रहा है, पर ये इस आर्टिकल में आया हुआ पॉइंट है, तो ये 1835 है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म के संबंध को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया है आत्मा और ब्रह्म समान है। अद्वैत, देखिए यहां पर वर्ड है अद्वैत, यानी वो दो नहीं है। वही यहां पर कहने की कोशिश किया जा रहा है कि आत्मा और ब्रह्म समान है। वहीं अगले पॉइंट पे आए, भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तरी भारत में कब हुआ? 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। स्वामी विवेकानंद के दर्शन में आत्मा के दैवीय स्वरूप को समझने के लिए क्या आवश्यक है? आत्म प्रयास, अनुशासित प्रशिक्षण और उचित शैक्षिक मार्गदर्शन। औपनिवेशिक मानसिकता को ओरिएंटलिज्म किसने कहा है? देखिए जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसे ओरिएंटलिज्म का नाम दिया है एडवर्ड सईद ने। वहीं फ्रांस फैनन ने उपनिवेशवाद से उत्पन्न किस समस्या के को उजागर किया? इन्होंने उजागर किया है औपनिवेशिक अलगाव पे। देखिए अगर आपको इस कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप योजना मैगजीन लेके इस पूरे पॉइंट को डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके पीसीएस, आरओ, बीपीएससी तक के एग्जाम का काम है वो यहाँ से एकदम बिना किसी डाउट के आपका हो जाएगा। भट्ट मीमांसा में आत्मा की प्रकृति को किससे तुलना की गई है? स्वर्ण के लचीलेपन से। जैन धर्म में जीव और अजीव के संबंध को क्या कहा गया है? द्वैतवाद। भारतीय दर्शन में निवृत्ति मार्ग का क्या उद्देश्य है? आत्मज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म को मानवतावाद के रूप में परिभाषित किया? इनका था सार्वभौम धर्म। औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को किसने हाशिए पर डाला?
इन्होंने डाला था यूरोसेंट्रिक शिक्षा नीतियों ने। भक्ति आंदोलन के संतों ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? देखिए, जो भक्ति आंदोलन के संत थे उनका जो जोर था वो समानता और भाईचारे पे था। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए क्या आवश्यक है? तो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए स्वदेशी ज्ञान के महत्व को बहाल करना ही आवश्यक है। देखिए, जो अंग्रेज आए थे जिन्होंने हमें अपना उपनिवेश बनाया था, उन्होंने जो हमें फीड किया है हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपका जो ज्ञान है, स्वदेशी ज्ञान के महत्व को बहाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार परम मुक्ति को किस शब्द से व्यक्त किया गया है? मोक्ष। जी हाँ, परम मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। सर अरबिंदो के अनुसार स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? अरबिंदो घोष की बात यहाँ हो रही है। उनके अनुसार आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और बौद्धिकता। सांख्य दर्शन के अनुसार मनस का क्या महत्व है? चेतना और सत्य को समझने का साधन मनस है, क्या महत्व है उसका? औपनिवेशिक युग में भारतीयों की कई पीढ़ियां अपनी किस विरासत से दूर हो गईं? बौद्धिक विरासत से। भक्ति आंदोलन के दौरान किस प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी? देखिए, सगुण और निर्गुण। देखिए, सगुण और निर्गुण में ये डिफरेंस था कि कुछ लोग ईश्वर को सगुण मानते थे, कुछ निर्गुण मानते थे, पर ये दोनों वस्तुतः अंततः भाईचारे और समानता की ही बात करते थे। अब आइए, संस्कृत भाषा एक ज्ञान प्रणाली के रूप में, इस आर्टिकल पे आइए देखते हैं क्या फैक्ट और क्या इंपॉर्टेंट करेंट्स हैं। संस्कृत को ज्ञान के वाहक के रूप में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें वस्तुओं, प्राणियों, भावनाओं और जटिल अवधारणाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों की भरमार है। वैदिक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए पूर्वजों ने कौन सी तकनीक विकसित की? इसको कहते हैं जटिल स्मृति तकनीक। वेद शब्द किस धातु से बना है और इसका अर्थ क्या है? विद मतलब जानना होता है और यही इसका धातु है और इसका अर्थ ज्ञान है। भाषा के 4 अर्थों में से वेदों में किस अर्थ में भाषा का उल्लेख है? यानी वेद भाषा के बारे में क्या कहता है? यह कहता है भाषा को मानव संचार के साधन के रूप में देखता है भाषा को वेद। अमरकोश में संस्कृत शब्द को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इन्होंने कहा है इसे कृत्रिम रूप से उत्पन्न और लक्षण युक्त। भाषा को देवता के रूप में महामंडित करने का उल्लेख वेदों में किस रूप में मिलता है? मतलब वेदों में भाषा को किस तरह से महिमा मंडन की गई है? तो इसमें कहा गया है ब्राह्मी तु भारती भाषा गिरवाग्वाणी सरस्वती, ये भाषा के बारे में कहा गया है। व्याकरण के रचनाकारों ने भाषा को स्पष्ट और विस्तृत बनाने के लिए कितने सूत्रों का प्रयोग किया है? 4000 सूत्रों का प्रयोग किया गया। देखिए, ये डायरेक्ट फैक्ट है, अगर आ गए तो समझ में नहीं आएगा कि ये किस बुक से आया है, पर ये करंट के घटनाओं से आई है। मैं बार बार मेंशन करता जा रहा हूं। संस्कृत व्याकरण के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? पहला, मूलों का डेटाबेस, दूसरा प्रत्ययों का डेटाबेस और तीसरा संयोजन के नियम। वैदिक ज्ञान को समय और स्थान के किसी भी बिंदु पर व्याख्या योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किया गया है? विस्तृत और संक्षिप्त व्याकरण का विकास। अच्छा, संस्कृत में व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, संस्कृत में व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विच्छेद करना। वैदिक पूर्वजों ने वेदों के संदेश को सुरक्षित रखने के लिए किन 2 अनुशासनों की परिकल्पना की? कह रहा है कि वेदों के संदेश को कैसे सुरक्षित रखने की उन्होंने बात की। उन्होंने 2 चीज कहा। पहला कहा उच्चारण की सटीकता और व्याख्या की सटीकता। शायद इसीलिए जो हमारे वेदों के जानकार हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन को डिफर मानते हैं संस्कृत के ट्रांसलेशन, संस्कृत की एग्जैक्ट मीनिंग से, क्योंकि उनका कहना है कि उच्चारण की सटीकता और व्याख्या की सटीकता ही वेदों के संदेश को एग्जैक्ट रूप में प्रस्तुत कर सकती है। भाषा के स्वरूप को समझने और संरक्षित रखने के लिए किस वेदांग का विकास हुआ? यह इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं शब्द शास्त्र या व्याकरण। भाषा की अस्पष्टताओं के समाधान के लिए वैयाकरणों ने कौन सी शैली अपनाई? इसको सूत्र शैली कहते हैं। वैयाकरण का मतलब होता है जिन्हें व्याकरण का ज्ञान हो। अमरकोश में किस भाषा के लिए उचित संज्ञा के रूप में संस्कृत शब्द का उल्लेख नहीं मिलता? तो संस्कृत ही इसका आंसर है। व्याकरण को संक्षिप्त और प्रभावी बनाने के लिए वैयाकरणों ने कौन सा प्रारूप अपनाया? डिफॉल्ट अपवाद प्रारूप। अच्छा, अगला न्यूज है कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। महानदी डेल्टा पर आश्चर्यजनक भू विरासत। क्यों इसे आश्चर्यजनक कहा गया है और उस आर्टिकल में क्या कुछ समाहित है, आइए देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गंगा राजवंश के राजा
नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा, जिसे इंग्लिश में गंग कहते हैं, तो गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली का अद्वितीय उदाहरण है? पंचरथ द्रविड़ और नागर शैली का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचरथ द्रविड़ भी है इसमें और नागर शैली भी है। कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण में उपयोग किया गया प्रमुख पत्थर कौन सा था? इसे खोंडलाइट कहते हैं। अच्छा, एक विशेषता है, इसे खोंडलाइट इसलिए कहते हैं कि खोंड जनजाति जहां पर रहती है वहां यह पत्थर पाया जाता है, या भूलेंगे नहीं। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन पहचानते थे? तो जो यूरोपीय नाविक थे ना, चाहे वो पोर्तुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, वो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते थे। अच्छा, कोणार्क मंदिर के निर्माण में लेटराइट पत्थर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया? लेटराइट पत्थरों को नींव बनाने के लिए डाला गया है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए नरसिम्हदेव प्रथम को प्रेरित करने वाला प्रथम सिद्धांत क्या था? एक्चुअली नरसिम्हदेव प्रथम को कुष्ठ रोग हो गया था, तो कुष्ठ रोग से ठीक होने के लिए उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की थी। जब वो ठीक हो गए थे, कुष्ठ रोग से ठीक होने के बाद उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था। चंद्रभागा नदी को किस गुण के कारण पवित्र माना गया था? त्वचा रोगों को ठीक करने के गुण के कारण। कोणार्क मंदिर का मुख्य जीवित हिस्सा कौन सा है? इसे जगमोहन कहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1984 यानी 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अच्छा, कोणार्क मंदिर में कुल कितने प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है? देखिए, कॉन्डलाइट मैंने पहले बता दिया था, नींव पे लेटराइट था, और एक और पत्थर है क्लोराइट, यानी लेटेराइट, खोंडालाइट और क्लोराइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं, कभी कभी मल्टीपल ऑप्शन में दिया जा सकता है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 1250 ईस्वी के आसपास। कोणार्क क्षेत्र में बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना। देखिए, अचानक से एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ गया इसमें। तो कोणार्क क्षेत्र में बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुई? तो 1984 में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस नदी के डेल्टा के पास है? तो इसका आंसर है महानदी डेल्टा। अच्छा, एक नया आया है हमारे पास पॉइंट कि लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अभी तक एआई की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की, और वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये मेंस के टाइप का है, लेकिन नहीं, इसको अल्टीमेटली बौद्ध धर्म से जोड़ा गया है। तो आपके लिए बौद्ध धर्म के कुछ फैक्ट आएंगे, तो आइए देखते हैं। लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक बौद्ध दृष्टिकोण, नाम ही है इस टॉपिक का। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईआई लोक प्रशासन में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह निर्णयों को समाज पर प्रभाव डालने से पहले समझ, सहानुभूति और बुद्धिमानी से लेने में मदद करती है। बौद्ध धर्म के अनुसार स्थायी प्रसन्नता का कारण बनती है, यानी कि जो एक परमानेंट प्रसन्नता है उसका कारण क्या बनती है? बौद्ध धर्म के अनुसार केवल कुछ भावनाएं ही स्थायी प्रसन्नता के लिए लाभकारी होती हैं। भारतीय बौद्ध दर्शन के अनुसार मानसिक क्लेश किसे कहते हैं? आजकल जिस तरह का टाइम चल रहा है उसमें मानसिक क्लेश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानसिक क्लेश वे मानसिक कारक होते हैं जो व्यक्ति की मानसिक धारा को बाधित करते हैं। बौद्ध शिक्षाओं में मानसिक क्लेशों निपटने का क्या तरीका है? मानसिक क्लेशों से निपटने के लिए बौद्ध शिक्षाएं आसक्ति, घृणा और अज्ञान से निपटने के उपाय सिखाती हैं। यानी कि जो मानसिक क्लेश है उनके मुख्य कारक आसक्ति यानी किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होना, घृणा यानी नफरत, और अज्ञान, ये तीनों हैं। 8 सांसारिक चिंताओं के बारे में किस बौद्ध सूत्र में चर्चा की गई? ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। रत्न चूड़ा सूत्र में 8 सांसारिक चिंताओं के बारे में चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म के अनुसार भौतिक लाभों के लिए इच्छाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? भौतिक लाभों के लिए इच्छाओं को सीमित करके और जो कुछ भी पास है उसमें प्रसन्न होकर नियंत्रित किया जा सकता है। लोक प्रशासन में काम करने वाले लोग किस प्रकार की सांसारिक चिंताओं का सामना करते हैं? देखिए, जो लोग लोक प्रशासन में काम करते हैं, आप भी आगे जाके काम करेंगे, तो लोक प्रशासन में काम करने वाले लोग लाभ हानि, प्रसिद्धि कुप्रसिद्धि, सुख दुख और प्रशंसा अपमान जैसी सांसारिक चिंताओं का सामना करते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म के अनुसार मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए किस तरह की भावनाओं को पहचानना जरूरी है? तो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यक्ति को विघटनकारी और गैर विघटनकारी भावनाओं के बीच अंतर को पहचानना और समझना जरूरी है। बौद्ध धर्म में मानसिक क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए कौन सी विधियां सुझाई जाती है? तो बौद्ध धर्म में मानसिक क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान,
सचेतना, शांत रहने की तकनीक और अन्य मानसिक प्रशिक्षण विधियां सुझाई जाती है। बौद्ध दृष्टिकोण में दर्दनाक भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बौद्ध दृष्टिकोण में दर्दनाक भावनाओं को नजरअंदाज करके यानी इग्नोर करके और आत्मनिरीक्षण करके नियंत्रित किया जा सकता है। लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य लाभ क्या है? लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो मुख्य लाभ है कि निर्णय लेने में समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं और चिंताओं को सही तरह से संबोधित करने में मदद करती है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर कि जन औषधि केंद्रों तक सरकारी पहुंच। देखिए, जो अभी आप जानते हैं कि PMBJP करके एक योजना है जिसमें कि 50% तक कम प्राइस में आपको दवाई मिलती है, उसके बारे में है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली और किफ़ायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। PMBJP के तहत दवाओं की कीमत ब्रांडेड औषधियों की औसत कीमत के कितने प्रतिशत तक निर्धारित की जाती है? तो 50% तक। जन औषधि केंद्रों के लिए किस वर्ष तक 10,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था? 2023-24 तक। जन औषधि केंद्रों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने कितनी PACS को खोलने की इजाजत दी है? तो ये 2000 है। PMBJP के तहत कितनी दवाएं और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं? तो 1800 दवाएं और 285 सर्जिकल उपकरण। उत्तर प्रदेश में PMBJP के तहत कितने PCS को औषधि लाइसेंस और स्टोर कोड जारी किए गए हैं? 300 को औषधि लाइसेंस और 167 को स्टोर कोड। जन औषधि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2008 में। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो 120 वर्ग फीट की। PCS को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन शुल्क कितने? PACS को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन शुल्क कितने रुपए हैं? तो ये 5,000 रुपए हैं। और PMBJP के तहत PACS को दवाएं कितनी कम कीमत पर दी जाती है? तो अधिकतम खुदरा मूल्य से 20% कम। तो दोस्तों, ये हमारा आज का योजना मैगजीन का जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, उसको हमने कोशिश किया है कि हम इसको पॉइंट वाइज आपके एग्जाम में, तो जो करंट से, ये जो कहा जाता है कि करंट से स्टैटिक निकलता है, वो इसी तरह से करंट से स्टैटिक जीके निकाल के आपसे पूछा जाता है। आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप अपने जो रिएक्शन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, रिवाइज करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।